नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। अपना पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 6 लास्ट चैप्टर है रोकड़ प्रवाह पत्रक, कैश फ्लो स्टेटमेंट। और इस चैप्टर में आपको रोकड़ प्रवाह पत्रक जो है सेक्शन डी में 4 नंबर का एक प्रश्न आता है, जिसके अंदर आपको एक पत्रक तैयार करना होता है और उस पत्रक पर से आपको रोकड़ प्रवाह, रोकड़ आवक जावक का प्रवाह का पत्रक इसमें बताना होता है। आप रोकड़ प्रवाह की बात करें तो हम कह सकते हैं कि रोकड़ प्रवाह में 2 प्रकार के रोकड़ प्रवाह का समावेश होता है, जिसमें एक होता है आवक रोकड़ प्रवाह और दूसरा होता है जावक रोकड़ प्रवाह। और अगर हम रोकड़ प्रवाह की दूसरी तरह से उसको हम परिभाषित करना चाहें तो कह सकते हैं कि रोकड़ प्रवाह अर्थात रोकड़ और रोकड़ समान या रोकड़ समकक्ष की आवक और जावक, ऐसा हम उसको परिभाषित कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि जैसे रोकड़ का तो सामान्य था आपको समझना है कि रोकड़ यानी रोकड़ हाथ पर हुआ या हाथ पर बैंक शेष हुआ, तो इन सबको हम क्या कहते हैं, ये रोकड़ कहा जाएगा। और रोकड़ समान या रोकड़ समकक्ष की बात करेंगे तो रोकड़ समान का मतलब हुआ कि जो अल्पकाल की ऊंची प्रवाहिता रखने वाला विनियोग, अल्पकाल की ऊंची प्रवाहिता रखने वाला विनियोग, उसको हम कहते हैं रोकड़ समान या रोकड़ समकक्ष। उसी तरह से ऐसे विनियोग कि जिनका शीघ्रता से सही अनुमानित कीमत में रोकड़ में रूपांतर हो जाए, तो अगर ऐसा कोई विनियोग है तो वो विनियोग भी क्या कहा जाएगा, उस विनियोग को हम कहेंगे रोकड़ समान या रोकड़ समकक्ष। उसी तरह से जिनके मूल्य में परिवर्तन होने का जोखिम नहीं के बराबर हो, ऐसे विनियोग जैसे कि सरकारी प्रतिभूतियां हुई, बराबर, तो इन सब को भी हम रोकड़ समान या रोकड़ समकक्ष भी कह सकते हैं। और रोकड़ प्रवाह पत्रक का जब हम अभ्यास करेंगे तो उसमें हम 3 प्रकार की प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे। पहला होता है परिचालन अथवा संचालन की प्रवृत्तियां, उससे रोकड़ प्रवाह क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद आएगा कि विनियोग की प्रवृत्तियां, और उसके बाद तीसरा आता है वित्तीय प्रवृत्तियां। तो 3 प्रवृत्तियों के बारे में हम इसमें अभ्यास करेंगे। और इन प्रवृत्तियों के अंतर्गत जैसे परिचालन प्रवृत्तियां हैं तो उसका रोकड़ प्रवाह पत्रक कैसे बनेगा, विनियोग की प्रवृत्तियों से संबंधित पत्रक कैसे बनेगा, और वित्तीय प्रवृत्तियों से संबंधित का पत्रक कैसे बनेगा, उसका हम अभ्यास करेंगे इस चैप्टर के अंदर। और इन्हीं तीनों में से आपको कोई भी प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा के अंतर्गत। तो थोड़ा हम देख लेते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो देखिए हमने यहाँ पर रोकड़ प्रवाह पत्रक में रोकड़ प्रवाह अर्थात रोकड़ और रोकड़ समान या समकक्ष की आवक जावक, ये आपको इसको संक्षिप्त में ध्यान रखना है। और बोर्ड में जो परीक्षा में इसका जिस तरह का मतलब प्रारूप रखा गया है, उसमें आपको 3 सेक्शन में इसके प्रश्न पूछे जाएंगे। सेक्शन ए में 1 प्रश्न आता है, सेक्शन बी में 1 प्रश्न आता है और सेक्शन डी में 1 प्रश्न आता है। कुल इसमें 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें ए और बी में मिला के 2 नंबर हुआ और डी में जो है 4 नंबर का 1 प्रश्न होता है। तो कुल 6 नंबर का प्रश्न आपको इसमें परीक्षा में पूछा जाता है। और उसके बाद थोड़ा इसके बारे में और जानते हैं कि जिस व्यवहार के परिणाम स्वरूप रोकड़ अथवा रोकड़ समान में वृद्धि होती हो या वृद्धि होती हो तो वह रोकड़ आवक प्रवाह कहा जाता है। अगर रोकड़ बढ़ रही है तो रोकड़ बढ़ने से रोकड़ आवक प्रवाह बनता है। और उसी तरह से उसका विपरीत कहेंगे कि जिस व्यवहार के परिणाम स्वरूप रोकड़ अथवा रोकड़ समान में कमी होती है तो वह जो है रोकड़ जावक प्रवाह के रूप में माना जाता है, यानी जावक रोकड़ प्रवाह है वो। फिर उसके बाद शब्दों को समझाना हो तो रोकड़ के बारे में आप बताएंगे कि रोकड़ अर्थात हाथ पर की रोकड़ शेष और बैंक शेष, ये हम रोकड़ के रूप में पहचानेंगे। और उसी तरह से रोकड़ समान या समकक्ष की बात करेंगे तो रोकड़ समान अर्थात, तो उसमें देखिए जैसे मैंने चर्चा किया कि अल्पकालीन ऊंची प्रवाहिता रखने वाले विनियोग, बराबर, जल्दी से जो रुपए में परिवर्तित हो जाते हों, ऐसे विनियोग जिनका शीघ्रता से सही अनुमानित कीमत पर रोकड़ में रूपांतर हो सकता हो और जिनके मूल्य में परिवर्तन होने का जोखिम नहीवत हो, जैसे कि सरकारी प्रतिभूतियां अथवा उपरोक्त लक्षण वाली अन्य कोई प्रतिभूतियां हों, तो वो सभी रोकड़ समान या रोकड़ समकक्ष में आती हैं, उनको हमको ध्यान में लेना पड़ता है। फिर आता है रोकड़ प्रवाह पत्रक। तो रोकड़ प्रवाह पत्रक में मुख्य 3 रूप से या 3 प्रकार की प्रवृत्तियों का समावेश होता है। पहला है परिचालन और संचालन की प्रवृत्तियां, दूसरा है विनियोग की प्रवृत्तियां और तीसरा है वित्तीय प्रवृत्तियां,
बस आपका चैप्टर इसी पर पूरा डिपेंड करता है। ये तीनों प्रवृत्तियां आप समझ गए तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। परिचालन प्रवृत्तियों के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। पहले हम परिचालन को समझेंगे, फिर विनियोग को समझेंगे, फिर वित्तीय को समझेंगे और इनसे संबंधित प्रश्नों को हम देखेंगे और इस तरह हम 3 स्टेप में इसको पूरा करेंगे। तो पहला हम देखते हैं परिचालन प्रवृत्तियां। परिचालन प्रवृत्तियां क्या हैं? तो धंधा की उपज के सर्जन की जिससे धंधे में उपज होती है। तो मुख्य प्रवृत्तियां जो विनियोग और वित्तीय प्रवृत्तियां नहीं हैं, यानी कि धंधे में उपज हो रही है, उपज का सर्जन हो रहा है, लेकिन वो प्रवृत्ति न तो विनियोग की प्रवृत्ति है और न तो वित्तीय प्रवृत्ति है। उसके अलावा जो प्रवृत्ति बची वही क्या होती है? वह परिचालन या संचालन की प्रवृत्तियां उसे कहा जाता है। अब इसको हम थोड़ा समझेंगे तो हमने नीचे आया कि यहाँ पर प्रवृत्तियों का एक कोष्टक जैसा ध्यान में लिया है तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। देखिए, वेतन चुकाया। अब वेतन चुकाया कौन सी प्रवृत्ति है? तो 3 प्रवृत्तियां हमने देखा, परिचालन, विनियोग, वित्तीय। तो हम समझते हैं इसमें, तो वेतन चुकाया ये परिचालन प्रवृत्ति। हम किसका अभ्यास कर रहे हैं? अभी परिचालन प्रवृत्ति का अभ्यास कर रहे हैं। तो वेतन चुकाया ये परिचालन प्रवृत्ति है। क्यों है? क्योंकि ये लाभांश पत्रक का व्यवहार है। आप देखते हैं कि लाभांश के रूप में खर्च के रूप में इसको दर्शाया जाता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? परिचालन जो है प्रवृत्ति कहेंगे। अथवा ऐसा भी आप कह सकते हैं कि चुकाया गया वेतन परिचालन प्रवृत्ति इसलिए है क्योंकि ना तो ये विनियोग की प्रवृत्ति है और न तो वित्तीय प्रवृत्ति है, इस वजह से क्या है? ये परिचालन प्रवृत्ति है। उसी तरह से चुकाई गई मजदूरी, आपको समझ में आ गया, परिचालन प्रवृत्ति है, लाभांश पत्रक का व्यवहार है। देनदारों के पास से प्राप्त माल को बेचा गया और उधार जो माल बेचा गया, तो जो हमारा उधार रकम थी वो भविष्य में देनदार के पास से मिली, तो बिक्री की यही आवक मानी जाएगी। तो इसके लिए इसको हम क्या बोलेंगे? परिचालन प्रवृत्ति के रूप में जानेंगे, क्योंकि यह भी न तो वित्तीय प्रवृत्ति है न तो विनियोग की प्रवृत्ति है। तो परिचालन प्रवृत्ति है। समझाना हो तो बता सकते हैं कि देनदार बिक्री से उद्भव होते हैं, बराबर। फिर देनी हुंडी का चुकाया, किसी को हम पेमेंट कर रहे हैं, तो उधार खरीदी। उधार खरीदी में क्या होता है कि हम जो है भविष्य में पेमेंट करते हैं लेनदार को, तो देनी हुंडी का चुकाया ये होता है। तो देनी हुंडी का चुकाया में खरीदी परिचालन प्रवृत्ति है, अपने माल खरीदते हैं उसका जो पेमेंट करते हैं, इस वजह से परिचालन प्रवृत्ति है। ये जितनी प्रवृत्तियां आप देख रहे हैं ये ना तो वित्तीय है ना तो विनियोग है, इसलिए सब परिचालन है। दलाली मिली तो ये भी परिचालन प्रवृत्ति माना जाएगा। क्यों? ये लाभांश पत्रक का व्यवहार है, अपनी आवक है, राजस्व, आवक और खर्च के रूप में। फिर आयकर रिफंड, ये भी परिचालन प्रवृत्ति है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यह रिफंड विनियोग या वित्तीय प्रवृत्ति के कारण नहीं हुआ है। अगर ऐसी स्पष्टता न हो तो परिचालन प्रवृत्ति, ध्यान रखना इसको। आयकर रिफंड में अगर दिया हो कि वो विनियोग या वित्तीय प्रवृत्ति के कारण नहीं हुआ है, तो ही वह क्या होगा? ऐसी स्पष्टता ना हो तो वो परिचालन प्रवृत्ति है। और अगर ऐसा है कि भाई विनियोग की से संबंधित है या वित्तीय से संबंधित है, तो फिर जिससे संबंधित होगा वो प्रवृत्ति माना जाएगा। तो इस तरह से आपको परिचालन प्रवृत्तियों को समझने के लिए यही समझना है कि धंधा में उपज हुई हो तो वो सर्जन की मुख्य प्रवृत्तियों में विनियोग और वित्तीय पर आधारित नहीं होना चाहिए। अब इसमें थोड़े और समझते हैं जो प्रश्न से संबंधित हैं। जैसे देखिए, एक है गैर परिचालन आवक क्या है। आप अभी पत्रक बनाएंगे तो आपको ध्यान में आएगा। अब गैर परिचालन आवक के बारे में देखिए, जो आवक कंपनी के संबंधित व्यवसाय में से, जो आवक कंपनी के संबंधित व्यवसाय में से उत्पन्न ना होती हो, ऐसी आवक को गैर परिचालन आवक कहा जाता है। यानी जो जिस चीज वस्तु का धंधा हो रहा है, जिस चीज वस्तु का व्यवसाय हो रहा है, उसके अलावा अगर कोई आवक हो रही है तो वह कैसी आवक कही जाएगी? गैर परिचालन आवक कही जाएगी। गैर परिचालन आवक परिचालन लाभ का हिस्सा नहीं होती है। जब आप परिचालन लाभ जब निकालते हैं तो उसमें ये गैर परिचालन आवक ऐसी है, उसको हम ध्यान में नहीं लेते हैं। और परिचालन रोकड़ प्रवाह की गणना, परिचालन रोकड़ प्रवाह की गणना में गैर परिचालन आवक ध्यान में लिया नहीं जाता है, यानी इसको माइनस कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। इसमें क्या हो सकता है? जैसे विनियोग पर ब्याज। अब विनियोग पर ब्याज यानी हमने पैसा इन्वेस्ट किया, उसका ब्याज मिला है। ये धंधे की कोई जो चीज वस्तु की जिसका धंधा हो रहा है उसमें से कोई आवक नहीं हो रही है,
उसी तरह शेयर खरीदा, उसका डिविडेंड मिला, तो ये भी कैसी है, गैर परिचालन आवक है। संपत्ति बिक्री से लाभ, संपत्ति का धंधा थोड़ी कर रहे हैं, हम किसी चीज वस्तु का धंधा कर रहे हैं तो उससे हमको कोई आवक हो रही है, तब वो परिचालन, अदरवाइज क्या है, वो गैर परिचालन। तो ये संपत्ति की बिक्री से लाभ, संपत्ति के भाड़ा की आवक, ये सभी क्या चीज हैं, गैर परिचालन आवक के उदाहरण है। उसके बाद आप देखेंगे एक शब्द आपको मिलेगा इसमें, बिन रोकड़ व्यवहार। ये क्या है, इसके बारे में देखिए। तो बिन रोकड़ व्यवहार में धंधा में जो व्यवहार रोकड़ स्वरूप में नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं, बिन रोकड़ व्यवहार कहते हैं। फिर से देखिए, धंधा में जो व्यवहार रोकड़ स्वरूप में नहीं होता है उसे बिन रोकड़ व्यवहार कहते हैं। ऐसे व्यवहारों को रोकड़ प्रवाह पत्रक में, ऐसे व्यवहारों को रोकड़ प्रवाह पत्रक में तैयार करने से समय ध्यान में लिया नहीं जाता है, यानी उनको रोकड़ प्रवाह के रूप में ध्यान में नहीं लेते हैं। इसमें क्या हो सकते हैं, जैसे घिसाई है, तो घिसाई ये रोकड़ स्वरूप में नहीं होता है। संपत्ति की बिक्री से हानि, ठीक है, इसको भी हम बिन रोकड़ व्यवहार गिनेंगे। रोकड़ अवेज के अलावा, रोकड़ अवेज के अलावा प्रकाशित शेयर और डिबेंचर, ये भी रोकड़ स्वरूप का नहीं होता है। और अपलिखित अवास्तविक संपत्तियां अगर हैं तो ये सभी जो हैं बिन रोकड़ व्यवहार के अंतर्गत आती हैं। और अब इसके बाद हम अपने स्वाध्याय में से, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं इसके अंदर परिचालन प्रवृत्तियां, तो परिचालन प्रवृत्तियों से संबंधित अब हम एक प्रश्न देखेंगे और उसकी गणना कैसे करेंगे, उसका कोष्ठक कैसे बनाएंगे, तो थोड़ी हम उसकी चर्चा करेंगे। तो आप देखेंगे इसके अंदर अपने पाठ्य पुस्तक में, ये देखिए प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है यहाँ पर, और नीचे के व्यवहारों के आधार पर परिचालन प्रवृत्तियों में से उद्भव हुए रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए। तो आपको यहाँ बोला गया है कि परिचालन प्रवृत्तियों, ठीक है, में से उद्भव हुए रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए। माहिती देखते हैं क्या क्या दिया गया है। एक तो दिया है आयकर से पहले का लाभ, दूसरा दिया है आयकर का प्रावधान, फिर सूचित डिविडेंड, फिर घिसाई, उसके बाद डिविडेंड मिला, ब्याज मिला, ब्याज चुकाया, ख्याति अपलिखित किया, और संपत्ति बिक्री से लाभ। इतनी माहिती आपको दिया है और इस पर से आपको निकालना है परिचालन प्रवृत्तियों में से उद्भव हुए रोकड़ प्रवाह। तो ऐसे आपको गणना करना है। तो जब हम पत्रक बनाएंगे तो पत्रक बनाने के लिए सबसे पहले हम पत्रक के अंदर कौन कौन सी माहिती लेंगे, तो हमने तैयार किया है इसके अंदर पत्रक में। आप जब सवाल गिन रहे हो तो आपके पास बुक होनी चाहिए ताकि आप जो है प्रश्न के आंकड़े वगैरह बुक में से देख सकें। तो मैंने यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर परिचालन प्रवृत्तियों में से उत्पन्न रोकड़ प्रवाह ऐसा हेडिंग होगा, इसका कॉलम बनाएंगे, विवरण, रकम और रकम। सबसे पहले आपको लिखना है, हमेशा ध्यान रखना, कर वेरा पहले का लाभ। पहला आपको स्टेप लिखना है कर वेरा पहले का लाभ। अब कर वेरा पहले का लाभ आपके पास भी बुक होगी तो उसमें आप किताब में देखेंगे, तो कर वेरा पहले का लाभ इसमें दिया है किताब में 99,000 दिया, 99, तो उसको हम लिखेंगे 99,000 कर वेरा पहले का लाभ। यहाँ से शुरू करेंगे और इसमें जो है दो हेडिंग बनाएंगे हम, एक जोड़ो एक घटाओ। जोड़ो में क्या आएगा, तो जोड़ो जहाँ लिखेंगे उसमें होगा बिन रोकड़ खर्च बराबर, उसके बाद खर्च है, वितरण है या प्रावधान है, इन सब बातों को जोड़ेंगे और गैर परिचालन आवक जो हमने अभी चर्चा किया हाल में, उस गैर परिचालन आवक को इसमें से घटाएंगे। तो अगर हम जो है कर वेरा पहले के लाभ में बिन रोकड़ खर्च या प्रावधान को जोड़ें और उसमें से गैर परिचालन आवक घटाएं, तो जो मिलेगा वो हमारा कार्यशील पूंजी में परिवर्तन पहले का लाभ या मिल जाएगा पत्रक में। तो देखिए इसमें क्या क्या निकालते हैं। तो सबसे पहले तो कर वेरा का पहले का लाभ, उसके बाद हमारे सवाल में किताब में आपके पास भी बुक है इसमें देखेंगे तो कर वेरा का प्रावधान दिया है। तो एक बिन रोकड़ खर्च है, अभी हमने देखा बिन रोकड़ खर्च के बारे में बताया कि जिसका स्वरूप रोकड़ ना हो, तो कर का प्रावधान यहाँ दिया हुआ है 29,000 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप इसमें सूचित डिविडेंड दिया हुआ है, अपने किताब में है, आप देखते जाएं रकम साथ साथ में। तो सूचित डिविडेंड है 39,000 दिया हुआ है। फिर घिसाई भी देखिए बिन रोकड़ खर्च है, ये भी दिया है 22,000। उसके बाद दिया है इसमें ब्याज का चुकाया या ब्याज का पेमेंट किया इसके अंदर, तो जो ब्याज का भुगतान है ये आपको इसमें किताब में दिया है 28,000 दिया है बराबर। तो ये वितरण हुआ इसके अंदर, वितरण के रूप में 28,000। फिर ख्याति अपलिखित किया बराबर, तो अपलिखित ख्याति है ये बिन रोकड़ के अंतर्गत आ रही है, तो ये 15,000 रुपया है। इस तरह से आपको बिन रोकड़ खर्च, वितरण और प्रावधान के रूप में इतनी माहिती आपको दिया है, तो उसको हमने पहले लिख लिया इसके अंदर और लिख करके उसको हम प्लस करेंगे
तो टोटल करेंगे तो 1,33,000 हो रहा है ये। इसका टोटल करेंगे तो 1,33,000 इसके अंदर इसका टोटल हुआ। और अब हमने जैसे यहाँ लिखा है कि करवेरा पहले के लाभ में बिन रोकड़ खर्च वितरण और प्रावधान को हम जोड़ रहे हैं। इनको जोड़ेंगे दोनों को तो हो रहा है 2,32,000। 2,32,000 हुआ। अब 2,32,000 हुआ, उसमें से घटाएंगे गैर परिचालन आवक। अब गैर परिचालन आवक जो हमारे धंधे के चीज वस्तुओं के जिसका हम धंधा करें उसमें से ना मिले ऐसी आवक। तो जैसे देखो डिविडेंड, तो डिविडेंड जो है ये गैर परिचालन आवक के रूप में है, 21,000 अपनी किताब में प्रश्न में दिया हुआ है। फिर ब्याज मिला, ये भी हमारा गैर परिचालन आवक है। संपत्ति बिक्री का लाभ, ये भी गैर परिचालन आवक के रूप में है। तो 3 इसमें दिए गए हैं, तीनों को हम इसको जोड़ लेंगे तो 21, 20 और 12,000 ऐसा दिया है, तो जोड़ेंगे तो होगा 53,000। तो इस तरह से 53,000 रुपये जो है यह गैर परिचालन आवक है। तो फिर से देखिए, कारोबार पहले का लाभ 99,000 है और रोकड़ बिन रोकड़ खर्च या वितरण और प्रावधान का टोटल है 1,33,000 है। उनको दोनों को जोड़ दिया 2,32 हुआ, उसमें से गैर परिचालन आवक को जोड़ा तो वो है 53,000। और अब उसको हमको माइनस करना है, तो इसको माइनस करेंगे तो आएगा 1,79,000। 1,79,000 आएगा। और ये जो रकम आएगी इसको हम नाम देंगे कि कार्यशील पूंजी में परिवर्तन पहले का लाभ। कार्यशील पूंजी चालू संपत्ति और चालू दायित्व, तो उसमें परिवर्तन पहले का लाभ जो आया वो हमारा पत्रक में आया। और इसके अंदर कार्यशील पूंजी में परिवर्तन यानी चालू संपत्ति चालू दायित्व कहीं दिए नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर यहीं पर पूरा हो जाता है कि कार्यशील पूंजी के परिवर्तन पहले का लाभ। तो अगर आपको इतनी माहिती दिया है, इस माहिती पर से आपको परिचालन की प्रवृत्ति का रोकड़ प्रवाह बनाना है, तो आप इस तरह से इतने स्टेप बनाएंगे। इसके अंदर करवेरा पहले का लाभ, उसमें जोड़ेंगे बिन रोकड़ खर्च वितरण और प्रावधान, उसमें घटाएंगे गैर परिचालन आवक, तो आपको जो रकम मिलेगी वो आंसर बनेगा कार्यशील पूंजी के में परिवर्तन पहले का लाभ। अब हम थोड़ा इसमें कुछ आगे देखते हैं नया प्रश्न क्या है इसके अंदर। तो नए प्रश्न में देखिए आपको इस तरह से दिया है 16वें में, नीचे दी गई जानकारी के आधार पर परिचालन प्रवृत्तियों से उत्पन्न हुए रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए। यहाँ भी परिचालन प्रवृत्ति आपको पूछा गया है। माहिती देखिए जरा, लाभानी खाता। अब यहाँ आपको माहिती कैसे दिया है, यहाँ चालू वर्ष गत वर्ष 2 वर्ष की माहिती दिया है आपको। तो चालू वर्ष में 45,000 है और गत वर्ष में 30,000 है। घिसाई भी इसी तरह से दोनों वर्ष की दिया है। 2 वर्ष की ख्याति है, 2 वर्ष का स्टॉक है, 2 वर्ष के देनदार, लेनदार, देनी हुंडी और पेशगी चुकाए खर्च, इतनी माहिती आपको दिया है। और इसके बाद अतिरिक्त माहिती दिया है। अतिरिक्त माहिती में डिविडेंड मिला है, ब्याज चुकाया है और भाड़ा मिला है, तो ये माहिती आपको अतिरिक्त में दे दिया गया है। तो अब इतनी माहिती के आधार पर आपको परिचालन प्रवृत्ति का गुणोत्तर बनाना है। तो अपना जो सवाल था परिचालन प्रवृत्ति का जो रोकड़ प्रवाह बनाना है, तो जो अपने इसके पहले सवाल की चेंज हो गया, इसमें आपको 2 साल की माहिती दिया है। तो फिर इसका हम पहले पत्रक बना लेंगे। तो जब इसका हम पत्रक तैयार करेंगे तो उसके अंदर ये देखिए अपने पत्रक बनाया प्रश्न नंबर 16 के लिए। तो 16 में पत्रक पहले वही बनेगा, तारीख 31/3/17 के दिन पूरा होने वाले वर्ष की परिचालन प्रवृत्तियों में से उद्भव हुआ रोकड़ प्रवाह, हेडिंग हो गई। और कॉलम वही बनेगा, विवरण, रकम और रकम, ऐसा कॉलम बना लेंगे। और अब इसमें हम इसके अंदर सबसे पहले आपको दोनों वर्ष का लाभ दिया हुआ है। अपने प्रश्न मैंने आपको बोला किताब आपको सामने रखना है, तो बुक में देखिए, तो इसमें आपको दोनों वर्ष का लाभ दिया है। तो गत वर्ष कब दिया है, चालू वर्ष कब दिया है। तो अपने देख रहे हैं इसके अंदर कि चालू वर्ष का जो मतलब लाभ है, यानी कि लाभान खाता की अंतिम बाकी इसको हम कहेंगे, जो चालू वर्ष का है वो है 45,000 रुपया है, 2017 वाला। तो 2017 का लाभ हमने 45,000 लिख दिया। और उसके बाद दूसरा आपको यहाँ दिया हुआ है कि लाभान खाता की प्रारंभ बाकी यानी 2016, तो 2016 में लाभ आपको दिया है 30,000। तो 2016 30,000 और चालू वर्ष का जो वो है यानी कौन सा जो है 2017 का, ये अंतिम बाकी माना जाएगा। तो अंतिम बाकी माइनस प्रारंभिक बाकी, ठीक है। तो वो है 45,000 अंतिम बाकी, प्रारंभिक बाकी है 30,000 और इसको माइनस करेंगे तो आएगा 15,000। तो जो 15,000 आया ये इसको हम क्या कहेंगे, 15,000 कहेंगे, चालू वर्ष का लाभ कहेंगे। तो अगर आपको 2 वर्ष की माहिती दिया है तो आप सीधा इस तरह से गणना करके निकाल सकते हैं इसके अंदर कि लाभान खाता की अंतिम बाकी यानी 2017 की बाकी और माइनस या घटाओ लाभान खाता की प्रारंभिक बाकी यानी 2016 की बाकी बराबर आपको आंसर मिलेगा चालू वर्ष का लाभ। ये हो गया। उसके बाद फिर जोड़ो बिन रोकड़ खर्च और प्रावधान।
तो बिन रोकड़ खर्च और प्रावधान जब हम जोड़ेंगे इसके अंदर, तो उसमें आपको यहाँ 2 वर्ष की माहिती दिया है, तो दोनों का अंतर लिखेंगे। जैसे घिसाई देखिए, तो घिसाई में आपको यहाँ पर दिया है, तो इसमें 90,000 दिया है घिसाई, तो 90,000 है 17 का, और 16 का दिया है इसमें 70,000, दोनों का डिफरेंस निकाला तो कितना आया, 20,000 आया, ये घिसाई। उसी तरह अपलिखित ख्याति, तो आपको यहाँ 55,000 दिया है, अपलिखित ख्याति 55,000 है, और उसके बाद 40,000 दूसरा है, दोनों का अंतर निकाला तो आया 15,000। और उसके बाद चुकाया ब्याज, तो चुकाया ब्याज यहाँ आपको दिया गया इसके अंदर, तो चुकाया ब्याज आपको अतिरिक्त माहिती में दिया, अतिरिक्त जानकारी, किताब में सवाल के नीचे देखिए, तो अतिरिक्त जानकारी चुकाया ब्याज है 3,000। तो इस तरह से ये जो है ये सब बिन रोकड़ खर्च या प्रावधान के रूप में है, तो इनको हम तीनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो यार 38,000 हो रहा है, इसका टोटल आएगा 38,000 हुआ। और अब इसमें हम चालू वर्ष का जो लाभ हमारे पास आया उसमें जोड़ना है इसको, तो 15,000 और 38,000 दोनों को जोड़ देंगे, ये हो गया 53,000 हो गया। फिर उसके बाद अब घटाओ गैर परिचालन आवक, उसमें आपको देखिए आपकी किताब में नीचे अलग अतिरिक्त में दिया है, प्राप्त डिविडेंड दिया है 2,000, प्राप्त भाड़ा दिया है 10,000, ये आपको किताब में नीचे सवाल के नीचे दिया हुआ है। तो इनको दोनों को मिला के हो रहा है ये 12,000, तो ये 12,000 रुपया इसमें से माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो 53,000 में 12,000 हो जाए निकल जाएगा, तो 41,000 बच गया। तो ये जो 41,000 बचा, इसे क्या कहेंगे, ये कहेंगे कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के पहले का लाभ। अब आपको तुरंत ध्यान में आएगा, इसके जस्ट पहले हमने जो प्रश्न किया वहाँ आपका आंसर हो गया है, यहीं पर आपका आंसर मिल गया था, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ चालू संपत्तियाँ या चालू दायित्व भी दिया हुआ है, तो उनकी हम तुलना कर लेंगे, तो उसकी तुलना के द्वारा हम फिर इसको सवाल को आगे बढ़ाएंगे। तो उसके लिए तुम्हारे पास 2 स्टेप और आएगा, यानी ये ऐसे सवाल आपका अगर चालू संपत्ति दायित्व तो नहीं हो तो आपका सवाल यहाँ पूरा हो गया है, लेकिन चालू संपत्ति और दायित्व दिया है तो आपका 2 स्टेप बढ़ेगा। देखिए कौन कौन सा है, अब ध्यान से पहले देख लीजिए। पहला स्टेप होगा जोड़ो, जोड़ो में क्या होगा, चालू संपत्ति में कमी अथवा चालू दायित्व में वृद्धि। इसका मतलब ये हुआ अगर चालू संपत्ति घटे तो जोड़ो या चालू दायित्व बढ़े तो जोड़ो, और घटाओ, क्या घटाओगे, उसका उल्टा, चालू संपत्ति बढ़े तो घटाओ और चालू दायित्व घटे तो घटाओ, बराबर। तो अब इसमें हम देख रहे हैं, इसके अंदर हमारी किताब में फिर से देखिए आप जरा, तो चालू संपत्ति यानी देनदार होता है, तो अपनी बुक में देखिए, तो इसके अंदर देखिए देनदार, तो देनदार में आप देखेंगे दोनों वर्ष की तुलना करेंगे इसके अंदर, तो देनदार आपका यहाँ पर दोनों का अंतर जो इसमें बता रहा है वो 40,000 बता रहा है देनदार में। तो देनदार आपके इसके अंदर है 90,000 16 में था, और ये हो गया जो है 17 में 50,000 हो गया, तो यानी देनदार में क्या हुई, कमी हुई, कितनी कमी हुई, 40,000। तो देनदार क्या है, चालू संपत्ति है, तो कमी बता दिए 40,000। उसी तरह से देनी हुंडियाँ देखिए, तो देनी हुंडियाँ जो है वो पहले 20,000 थी, फिर 70,000 हो गई, यानी बढ़ गई, तो देनी हुंडी यानी चालू दायित्व में वृद्धि हुई, तो 50,000 इसको बता दिए। फिर एक अग्रिम चुकाया खर्च इसमें देखो दिया हुआ है, तो इसमें भी कमी हो रही है, तो कमी इसको हमने यहाँ लिख दिया है, इसको आप यहाँ लिख सकते हैं, चालू संपत्ति में कमी के रूप में इसको दर्शा सकते हैं, बराबर। तो ये एंट्री आप यहाँ दर्शा सकते हैं इसके अंदर, तो ये कमी हो रही है 5,000। तो इस तरह से हमने देखा, जोड़ो संपत्तियों में कमी और चालू दायित्व में वृद्धि को मिला करके कुल अमाउंट आपका हो रहा है इसके अंदर जो है जिसको जोड़ना है आपको, वो हो रहा है 95,000 हो रहा है। तो 95,000 रुपया इसमें जुड़ेगा, चालू संपत्ति में कमी, चालू दायित्व में वृद्धि, और हम इनको जोड़ देंगे, ये हो रहा है 1,36,000। अब उसमें से घटाओ, क्या घटाएंगे, चालू संपत्ति में वृद्धि अथवा चालू दायित्व में कमी। तो अपने किताब में देखिए आप स्टॉक देखिए, तो यहाँ पर देखेंगे आपको, तो स्टॉक में वृद्धि हो रही है, पिछले वर्ष से चालू वर्ष का स्टॉक बढ़ा है, कितना बढ़ा है, 15,000, तो ये 15,000 बढ़ा दिए। उसके बाद देखिए अब लेनदार, चालू दायित्व है वो, तो लेनदार पिछले साल से चालू वर्ष में क्या हुआ, घटा है, तो कितना घटा है, 20,000। तो कमी और वृद्धि इसको जो बता दिए, संपत्ति में वृद्धि और दायित्व में कमी, और अब इनको मिलाकर कुल हुआ 35,000 का अंतर हुआ, मतलब तो परिवर्तन हुआ, तो 35,000 रुपया यहाँ टोटल लिख देंगे दोनों का मिला के। और अब इसको घटाना है, तो 1,36,000 में 35,000 घट जाएगा, तो आपका ये बचेगा 1,01,000। इस तरह से अब जो आंसर आया वो क्या आया, परिचालन प्रवृत्तियों से उत्पन्न रोकड़ प्रवाह। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों ये आपका पूरा सवाल हुआ है। अगर आपको चालू संपत्ति दायित्व
चालू संपत्ति चालू दायित्व की माहिती नहीं है तो आपका कार्यशील पूंजी में परिवर्तन पहले का लाभ ये आंसर हो जाता है। लेकिन अगर चालू संपत्ति और चालू दायित्व में कमी वृद्धि का यानी तुलना के लिए दिया हुआ है तो फिर आपको 2 स्टेप बढ़ा देना है। एक तो जोड़ना है चालू संपत्ति में कमी और अथवा चालू दायित्व में वृद्धि, और घटाना है चालू संपत्ति में वृद्धि अथवा चालू दायित्व में कमी। तो ये 2 स्टेप करेंगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा परिचालन प्रवृत्तियों से उत्पन्न रोकड़ प्रवाह। ये आपका मुख्य आंसर होगा। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। एक सवाल हम और देखते हैं तो आपको और भी कुछ क्लियर होगा इसके अंदर। ये सवाल नंबर है 17। सवाल नंबर 17 में देखिए तो यहाँ भी आपको परिचालन प्रवृत्तियों से उद्भव रोकड़ प्रवाह की गणना करनी है। इसमें देखिए क्या क्या दिया है। जैसे ऊपर सवाल में था लाभ हानि चालू वर्ष का गत वर्ष का, ठीक है, अंतिम बाकी और प्रारंभिक बाकी। सामान्य नामत यहाँ दिया हुआ है आपको, आयकर का प्रावधान दिया हुआ है आपको चालू वर्ष का गत वर्ष का, घिसाई फंड भी आपको दिया हुआ है, ख्याति दी गई है, देनदार चालू संपत्ति है, लेनदार चालू दायित्व है, अदत्त खर्च ये भी क्या है आपका चालू खर्च है तो चालू क्या बोलेंगे इसको चालू दायित्व मान लेंगे, पूर्वदत्त ये चालू संपत्ति मान सकते हैं इसको। तो इस तरह से आपको यहाँ भी माहिती दिया है और अतिरिक्त माहिती में आपको संपत्ति बिक्री से लाभ दिया है जो बराबर जिसको आप क्या कहते हैं उसको गैर परिचालन आवक, और भाड़ा की आवक दिया है, डिविडेंड का भुगतान यहाँ पर दिया हुआ है, फर्नीचर बिक्री यानी संपत्ति बिक्री से नुकसान दिया हुआ है और डिबेंचर पर ब्याज चुकाया। तो इतनी माहिती अतिरिक्त यहाँ दी गई है। इनके आधार पर आपको परिचालन प्रवृत्तियों से उद्भव रोकड़ प्रवाह पत्रक आपको तैयार करना है, ठीक है। तो अब आप किताब सामने रखेंगे और उसके आधार पर हम गणना देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे इसके अंदर, ये पत्रक हमने बना लिया 31/3/17 के दिन पूरे होने वाले वर्ष के परिचालन प्रवृत्तियों में से उत्पन्न रोकड़ प्रवाह विवरण रकम इस तरह लिख करके सबसे पहले हमने क्या किया, देखिए लाभांश खाता की अंतिम बाकी। अब आपको अंतिम बाकी समझ में आ गया 2017, प्रारंभिक बाकी 2016। तो 17 में 60,000 माइनस 25,000 किए तो इस तरह से चालू वर्ष का लाभ आ गया, कितना आ गया 35,000 आ गया। इन दोनों को माइनस करके 35,000 चालू वर्ष का लाभ हो गया। और उसमें जोड़ो जैसे हमने पिछले सवाल में किया बिन रोकड़ खर्च और प्रावधान, उसमें सामान्य नामत दिया हुआ है तो खर्च और प्रावधान है तो सामान्य नामत जो है दोनों में अंतर निकालेंगे तो दोनों वर्ष का अंतर आया 10,000। फिर कर वगैरह का प्रावधान खाली कौन सा लेना, ध्यान रखना अगर कर वगैरह का प्रावधान दिया तो हमेशा चालू वर्ष का ही लेना पहले। तो चालू वर्ष का जो लिए वो लेंगे 2017 वाला 38,000। घिसाई फंड का अंतर देखिए 10,000। अपलिखित ख्याति का दोनों वर्ष का अंतर देखिए 11,000। फिर डिविडेंड चुकाया आपको समाजन में नीचे दिया है अतिरिक्त जानकारी में तो 10,000। फर्नीचर बिक्री से नुकसान आपको अतिरिक्त जानकारी दिया है नीचे सवाल के देखिए आप 8,000। डिबेंचर का ब्याज चुकाया 32,000। ये माहिती आपको अतिरिक्त दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको ये सारी माहिती आपने इसको नोट किया। और अब इसको नोट करने के बाद आप देखेंगे तो 10,000 38,000 फिर 10,000 11,000 फिर 10,000 8,000 और 32,000 को जोड़ लेते हैं तो 1,19,000 हो रहा है इसका टोटल हो रहा है 1,19,000। और अब चालू वर्ष का लाभ कितना आया था 35,000, उसमें इसको प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 1,54,000। तो 1,54,000 जो है ये कुल रकम इसकी हो गई। किसके बाद, चालू वर्ष के लाभ में जो है बिन रोकड़ खर्च और प्रावधान जोड़ने के बाद। अब उसमें से घटाएंगे गैर परिचालन आवक। तो आपको विवरण में दिया हुआ है, आप देखिए अतिरिक्त विवरण आपकी किताब में सवाल में नीचे देखो दिया हुआ है। संपत्ति बिक्री से लाभ दिया है 15,000 और भाड़ा की आवक दिया है 48,000। इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो दोनों का जोड़ होता है 63,000। और फिर इसको हम इसमें से माइनस करते हैं तो माइनस करने के बाद आपका आ रहा है इसके अंदर 1,54,000 माइनस 63,000 बराबर बचा 91,000। तो ये जो 91,000 आया इसको हम कहेंगे कार्यशील पूंजी परिवर्तन पहले का लाभ। ये आपका आंसर आ गया। अब इसमें जो है चालू संपत्ति और चालू दायित्व का परिवर्तन लिखेंगे खाली बस, तो आपका फिर परिचालन पत्रक के अनुसार रोकड़ प्रवाह आ जाएगा। तो देखिए फिर से वही जो हमने इसके पिछले सवाल में किया था, जोड़ो चालू संपत्ति में कमी अथवा चालू दायित्व में वृद्धि, उसमें से घटाओ चालू संपत्ति में वृद्धि अथवा चालू दायित्व में कमी। ये फॉर्मूला अपना हो गया। अब देखते हैं चालू संपत्ति में कमी, तो चालू संपत्ति कोई दिया नहीं है तो इसको हमने नील कर दिया यहाँ पर। फिर उसके बाद चालू दायित्व में वृद्धि देखिए, लेनदार देखिए किताब में, तो लेनदार देखिए पहले अपेक्षा चालू वर्ष में बढ़ा, कितनी वृद्धि हुई है 10,000, तो उसको हमने यहाँ दर्शा दिया 10,000। और अब इसको हम यहाँ ऐड कर देंगे 10,000 है तो इसको जोड़ देंगे, ये हो गया 1,00,000।
तो 1,01,000 हो गया। अब उसके बाद देखिए घटाओ, चालू संपत्ति में वृद्धि। चालू संपत्ति में वृद्धि में क्यों? देनदार में वृद्धि हुई है पिछले साल के पीछे चालू वर्ष में 10,000 का। अग्रिम चुकाया खर्च, इसमें भी वृद्धि हुई है 4,000 देखिए। और अदत्त खर्च यानी चुकाना बाकी खर्च बोलते हैं इसको, चालू दायित्व में कमी माना जाएगा, तो ये कमी हुई है 5,000। और इस तरह इन तीनों को मिला करके हम देखें तो हुआ 19,000। तो 19,000 अब इसमें से हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो 1,01,000 में से 19,000 को माइनस करेंगे तो ये रकम बचेगी आपको घटाने पर 82,000। 82,000 अंतर हुआ। अब 82,000 हुआ। अब आपको आयकर दिया था तो अपने चालू वर्ष का यानी 17 का यहाँ लिख दिए थे। अब गत वर्ष का आपको यहाँ लिख देना है लास्ट में। देखिए सबसे लास्ट में घटाओ गत वर्ष यानी 2016 का आयकर आपको यहाँ माइनस कर देना है। तो कितना है? 48,000। उसको यहाँ माइनस कर देंगे और इसको घटाने के बाद आपको जो रकम प्राप्त होगी वो रकम होगी परिचालन प्रवृत्तियों से उत्पन्न रोकड़ प्रवाह। और कितने रकम आएगी? 34,000। 34,000 रुपये इसकी ये रकम आई, 34,000। तो इस तरह से आपका ये परिचालन प्रवृत्ति से उत्पन्न रोकड़ प्रवाह के लिए इस तरह से प्रश्न करना है। दो तरह के प्रश्न आप देखें कि जिसके अंदर आपको जो है जोड़ो बिन रोकड़ खर्च और प्रावधान और घटाओ गैर परिचालन आवक, खाली ये 2 हेडिंग वाला है। और फिर दूसरा सवाल है कि इनको लिख करके फिर आपको जोड़ो चालू संपत्ति में कमी चालू दायित्व में वृद्धि अथवा घटाओ चालू संपत्ति में वृद्धि चालू दायित्व में कमी। तो इस तरह से आपको ये जो है प्रश्न परिचालन प्रवृत्ति के आधार पर उत्पन्न रोकड़ प्रवाह का ऐसे आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 3 प्रश्न आपके किताब में है तो उसको हमने आपको यहाँ पर समझाया। आप इसको 1-2 बार अच्छी तरह से देखेंगे तो आपको और भी समझ में आएगा। और अगले वीडियो में हम सीखेंगे इसका नेक्स्ट जो टाइप है वित्तीय और विनियोग प्रवृत्ति, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो विनियोग प्रवृत्ति का जो से उद्भव रोकड़ प्रवाह की गणना हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।